हे दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर डेली की तरह रात 8:45 में हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जो कि देख सकते हैं डेली क्लास होती है। और काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर किस एग्ज़ाम के लिए है। तो भैया आपको बता दें, हर एक एग्ज़ाम के लिए है। क्या? हर एक एग्ज़ाम के लिए है। क्योंकि भैया आपको पता है, नॉर्मल सा कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें से 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके 50 क्वेश्चनों का टेस्ट आपको डेली कराया जाता है। ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। राम राम भाई, राम राम सभी को। चलिए, रेडी हैं सभी लोग? आज का टारगेट कितना रख दें? आज का टारगेट कितना रख दें? 45 या यहाँ पर 40 या 35? अगर 45 नंबर रखेंगे तो कोई माइनस मार्किंग नहीं रहेगी। लेकिन अगर 40 नंबर रखेंगे तो 1/4 यहाँ पर आपकी माइनस मार्किंग आपकी है। ठीक है। तो आज टारगेट रखेंगे हम लोग 40 का, लेकिन -1/4 यहाँ पर मार्किंग रहेगी। ठीक है। चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से एक रात का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। चलिए बताइएगा, इनमें से रात का पर्यायवाची आपका कौन सा है। चलिए, सभी के हम कमेंट देखते हुए चलेंगे, किसके सही आ रहे हैं, किसके गलत आ रहे हैं। चलिए, तो देखो यहाँ पर दिया गया है, इनमें से एक रात का पर्यायवाची शब्द आपका कौन सा है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? रत्नगर्भा, अचला, धरित्री या तमिश्रा। क्या होता है? डी नंबर बिल्कुल राइट है। यहाँ पर आंसर बनेगा तमिश्रा, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा गया है। चलिए, नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग, नमस्ते। चलिए, अनाथ का पर्यायवाची नहीं है तो देखो यहाँ पर दिया है बेसहारा, यतीम, अनाड़ी और आपका निराश्रित। तो देखिए यहाँ पर जो आपका बेसहारा होता है ना, यतीम होता है और निराश्रित होता है, ये आपके अनाथ के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन अनाड़ी ये अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? सी नंबर। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, षटपद का पर्यायवाची शब्द क्या है। षटपद का पर्यायवाची इनमें से क्या है? षटपद किसे कहते हैं? तितली, भ्रमर, मकड़ी या केकड़ा। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी वाला है ना, यहाँ पर लगभग सभी के जवाब सही होंगे। भ्रमर का पर्यायवाची है, भ्रमर के पर्यायवाची अल, जो कि बहुत बार पूछा गया है। अल किसका होता है? तो आपके भ्रमर का ही होता है। ठीक है ना। और आपका मधुराज, याद रखिए, मधुराज नाम सुना होगा। मधुराज भ्रमर का ही पर्यायवाची होता है। ठीक है। मधुकर हो गया, ठीक है, मधुभक्षी हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आशय शब्द का पर्यायवाची क्या है। आशय का पर्यायवाची क्या बनेगा? आशय का पर्यायवाची यहाँ पर क्या है? देखो, आहार, आंचल, तात्पर्य या अपरिहार। तो भाई आशय मतलब क्या होता है कि आपका आशय क्या है, आपका तात्पर्य क्या है ना, आपका मतलब क्या है, आपका अर्थ क्या है, आपका सारांश क्या है। यही तो बोलते हैं ना, आपका आशय क्या है, अभिप्राय क्या है, तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है, आपका अर्थ क्या है, सारांश क्या है। तो यहाँ पर जितने भी हम वर्ड बोले थे ये इसी के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, फल का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है। फल का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या बनेगा? देखिए भाई, फल के पर्यायवाची क्या होते हैं। यहाँ पर दिया गया है फरेब, फड़ी, परिणाम और आपका फिराक। तो देख सकते हैं, फल, फल मतलब क्या होता है? आपका परिणाम होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, परिणाम भी होता है, नतीजा भी होता है, अंजाम भी होता है। बोलते हैं ना कि ये अंजाम बहुत महंगा पड़ेगा, है ना, ये नतीजा आपके आने वाले हैं, ये परिणाम जारी होने वाला है, ये फल के क्या होते हैं? पर्याय होंगे। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अमित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। अमित का विलोम क्या होता है? चलिए, अमित का विलोम इनमें से बताइए। सभी लोग जवाब दीजिए। अमित का सुमित होता है, कुमित होता है, परमित होता है या दुर्मित होता है? चलिए सभी लोग साथ में जवाब देंगे, एक दूसरे का नकल नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर अमित का, परमित, बिल्कुल जिसका भी ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। सुमित मत लगाइए, अमित का होता है, परमित होता है, इसका ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या है। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होता है? चलिए, पाश्चात्य का विलोम पूछा गया है। तो देखो, पाश्चात्य का होता है यहाँ पर पौर्वात्य होता है। कौन सा? यहाँ पर ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा, यहाँ पर पौर्वात्य हो जाएगा, या इसे यहाँ पर ऑप्शन आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अनुरक्त शब्द का विलोम क्या है। अनुरक्त शब्द का विलोम, अनुरक्त का विलोम बताइएगा। गुड इवनिंग भाई, राम राम सभी को, राम राम। लाइक शेयर भाई कर दीजिएगा, जितने लोग जुड़ गए हैं, और जितने भी हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट जितने भी हैं सभी लोग भाई लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है। चलिए देखो, अनुरक्त शब्द का विलोम पूछा गया है। तो अनुरक्त क्या होता है? क्या? विरक्त होता है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुरक्त का विलोम विरक्त हो जाएगा। ठीक है ना। बोलते हैं ना, लगन लगी, अर्थात अनुरक्त मतलब होता है किसी के प्रति थोड़ा सा लगा हो गया। तो इसका विरक्ति मतलब हो गया दूरियां हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अधिकृत शब्द का विलोम इनमें से क्या है। अधिकृत का विलोम क्या हो जाएगा?
देखिए कभी भी अधिकृत शब्द या ऐसे आते हैं तो इसका मतलब उसमें से अन लगाना पड़ता है, तो अधिकृत का जो हो जाएगा वो अनधिकृत हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि अधिकृत का विलोम इनमें से क्या बनेगा, ए नंबर बनेगा या आपका बी नंबर बन जाएगा। चलिए इनमें से बताइए कौन सा आंसर आपका राइट बनेगा, ए नंबर को सही कर दें या बी नंबर सही करेंगे। चलिए ये आपका जवाब बनेगा ए नंबर या बी नंबर। चलिए और देखिए यहाँ पर 50% ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग यहाँ पर अभी भी इस क्वेश्चन का जवाब गलत दे रहे हैं। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर बी वाला सही होगा, अनधिकृत, क्योंकि अनाधिकृत नहीं होता है, अनधिकृत होता है, जो शुद्धवर्तनी होता है वो ऑप्शन बी वाला होता है, ना कि ए वाला होता है। तो इस कारण से क्या बनेगा, यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन है बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आज का हमने देखो टारगेट रखा है यहाँ पर 40 नंबर और माइनस मार्किंग है 1/4 है। ठीक है, तो याद रखिए इतना आपका टारगेट दिया गया है, मतलब 40 नंबर आपको लेकर दिखाना है आज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि यथार्थ का विलोम शब्द क्या है, यथार्थ का विलोम इनमें से क्या है, यथार्थ का यहाँ पर विलोम क्या होता है। चलिए यथार्थ का जवाब दीजिए, इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग वही जवाब दीजिएगा, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग प्रयास करिए। यथार्थ का विलोम शब्द क्या है। चलिए यथार्थ का विलोम पूछा है, कल्पित हो जाता है ना। यथार्थ का विलोम कल्पित कह सकते हैं, तो ऑप्शन तो आपका कल्पित दिया नहीं गया है। अब बताइए कि यहाँ पर आंसर क्या करें हम। यथार्थ का कल्पित होता है, क्या होता है, यथार्थ का कल्पित होता है, डायरेक्ट आपको मिलेगा कल्पित मिलेगा। अब कल्पित शब्द आपको नहीं मिला है तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई ऑप्शन ही नहीं है तो इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए कृत्रिम दिया गया है, आदर्श दिया है, उचित दिया है, अनुचित दिया है। यहाँ पर देखिए इसको रट लीजिएगा, क्योंकि आपका आंसर जो मिलेगा यहाँ पर आदर्श हो जाएगा भाई। कल्पित को शायद आदर्श कह सकते हैं, कल्पित को आदर्श कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन उसकी डायरेक्ट आपको कल्पित मिलता है, नहीं मिलता है तो आदर्श इनमें से आपका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच उंगली क्या होती है। कनिष्ठिका और यहाँ पर मध्यमा के बीच, भाई इतना ज़्यादा कमेंट ना करें है ना, कि दूसरे के कमेंट दिखाई भी नहीं पड़े, इतनी ज़्यादा कमेंट पेस्ट ना करें, ताकि हमें दूसरे के यहाँ पर कह सकते हैं कमेंट दिखाई पड़ते रहें कि कौन लोग सही है कौन लोग गलत जवाब दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच जो अंगुली है उसको कहते क्या है, अनामिका कहते हैं। अनामिका जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दिया उसे क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दिया उसे क्या कहेंगे। देखो यहाँ पर रस्सी को हम लोग दाम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दिया अर्थात दाम बांध दिया उसे कहते क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा दामोदर। क्या होता है, दामोदर। आपने झांसी रानी की कहानी सुना होगा, उनका वो पुत्र वास्तविक नहीं था, दत्त मतलब कह सकते हैं गोद लिया हुआ पुत्र था, है ना। इसी कारण उसको जो झांसी थी उसको विलय करना चाह रहे थे, है ना, उस राज्य को। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जब लड़ाई किया था तो अपने पुत्र को पेट में बांध लिया था रस्सी से, तो उनका नाम भी क्या था, दामोदर उन्हीं के। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पीछे पीछे चलने वाला के लिए शब्द क्या हो जाएगा। पीछे पीछे चलने वाले को कहते क्या है, तो देखो अनुगामी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुगामी। इसका ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पर बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहा जाता है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, चलिए लॉक करिए, जल्दी से बताइए कि कंजूसी से धन व्यय करने वाला, उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा। इसको कहा जाता है कृपण। क्या कहा जाता है, कृपण कहा जाता है। याद रखिए जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसे कृपण कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर। ठीक है ना, मतलब देखो धन तो व्यय करना ही पड़ता है भाई, कोई चीज खरीदना है तो खरीदना है, फिर भी उसमें भी कंजूसीपन करना पड़ता है ना। बोलेंगे दुकानदार बोलेंगे 100 रुपया के तो वो बोलोगे 50 रुपये के, मिलना यहाँ पर पता है कि उनको 70 के ही मिलेगी, लेकिन फिर भी उसे 50 कहेंगे फिर 60 कहेंगे, धीरे धीरे करके इसे ऐसे शब्द को बोलते हैं क्या है, यहाँ पर सी नंबर कृपण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द क्या है। पर्वत की जो तलहटी होती है उसे क्या कहते हैं। चलिए मतलब पर्वत की तलहटी, जैसे मान लीजिए ये पर्वत हमने बना दिया, ठीक है, अब इसमें से ये वाला जो भाग होता है नीचे वाला तल वाला, या इसे बोल देते हैं निचला भाग। ठीक है, पर्वत की तलहटी या निचला भाग के लिए होता है उपत्यका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपत्यका, जो कि ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा, उपत्यका। अगर यहीं पर ये बात कर देता कि पर्वत का ऊपरी भाग बताइए, तो ऊपरी भाग क्या होता है, तो देखो ये आपका दिया उपत्यका, तो इसका हमने बताया था अधि हो जाता है, तो इसका अधिक्यता कर दीजिए, क्या अधिक्यता कर दीजिए, अधि अधि और इसके बाद आदाता और या और आपका का, तो अधिक्यता हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जब ऊपर पूछे तो ये बताना है, जब नीचे पूछा जाता है तो आपका ये हो जाएगा बी नंबर।
और अधिकतर ये पूछा जाता है, उपत्यका वाला पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो भाई जो यहाँ पर दिया है अंधे का रास्ता, तो अंधा शब्द लगाना ही नहीं है, क्योंकि जब अंधा पूछा जाए तो अंधा नहीं होता है। 99% यही आपका होता है कि जो चीज़ यहाँ दिया है तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका अर्थ पूछा गया है। तो ये तो आपका गलत हो गया। ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को रोशनी देना, रोशनी भी नहीं होगा। ठीक है, अंधे की सहायता करना, अंधा भी शब्द नहीं लगेगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ना समझ को उपदेश देना। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ बताइएगा। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। 67 का ऑप्शन देखिए, इनमें से क्या बन सकता है। चौकड़ी भूल जाना इसका मतलब होता है क्या, जब कभी आप देखते हैं रास्ते में 4-5 जगह मिल जाए आपके, अचानक रास्ते मिल जाए, तो आप राह भूल जाते हैं, उसे बोलते हैं चौकड़ी। इसका मतलब होता है कि आप कहाँ जाएं कहाँ न जाएं, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं राह न सूझना। राह न सूझना ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है एक आंख न भाना का अर्थ क्या होता है। एक आंख न भाना का अर्थ क्या होता है। चलिए, कभी कभी ऐसा होता है ना, क्या कहना आज मन नहीं लग रहा है, पता नहीं आज कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत गलत ना हो जाए, तो बोलते हैं एक आंख ना बहाना, मतलब होता है क्या है यहाँ पर, बिल्कुल अच्छा ना लगना। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका डी नंबर, बिल्कुल अच्छा ना लगना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उंगली उठाना का अर्थ इनमें से क्या है। उंगली उठाना, इसका अर्थ इनमें से राइट क्या हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर बाद में जुड़े हैं और लाइक करने के लिए भूल गए हैं, तो भाई 1 मिनट के लिए लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, कमेंट भी करते जाइए, क्योंकि कमेंट भी जरूरी है, और लाइक शेयर भी करते रहिए, ताकि मोटिवेट भी जरूरी है ना। चलिए, उंगली उठाना का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके दोषी की ओर संकेत करना। क्या, दोष की ओर या दोषी की ओर। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोष की ओर संकेत करना, ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है जूते चाटना मुहावरे का अर्थ क्या है। चलिए, जूते चाटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इधर उधर घुमाना, ये तो बनेगा नहीं। घूस देना, जूतों को चमकदार, तो ये तो आपका बन ही नहीं सकता है। खुशामद करना, यहाँ पर ऑप्शन जो डी नंबर है, जूते चाटना मतलब होता है खुशामद करना होता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शन दे दिए गए हैं 4 आपके, है ना। इनमें से 3 एक समान होंगे और एक इनमें से क्या होगा, भिन्न होगा। तो चलिए बताइए इनमें से क्या हो जाएगा। दिया गया है पांव, नेत्र, नख और आपका हस्त। चलिए देखते हैं, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन जो कि रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं और हम आपको डेली करा रहे हैं। अब आप ही बताइए कि यहाँ पर आंसर को कौन सा लॉक किया जाएगा। आप ही बताइए कि यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा इनमें से क्या बन सकता है। चलिए बताइएगा कि पांव, नेत्र, नख और हस्त, इनमें से जो आपका डिफरेंस है एक, वो क्या गलत है, मतलब क्या डिफरेंस है। चलिए, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर, कुछ लोग बी नंबर भी दे रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो आपका दिया गया है, क्या ये पांव ये शरीर का अंग है ना। नेत्र शरीर का अंग है, हस्त शरीर का अंग है, लेकिन नख, नख ये शरीर का अंग नहीं है। याद रखिए, मतलब जुड़ा जरूर है, लेकिन ये अंगों के 3 आपकी बॉडी से हैं, लेकिन ये आपका एक प्रकार से डैमेज कर देते हैं, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर बनेगा सी वाला। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे शाबाशी, मतलबी, असली और किताबी, इनमें से बताइए क्या हो जाएगा। कह रहा आपसे शाबाशी, मतलबी, असली और किताबी, इनका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो अगले हैं, यहाँ पर संभव को दर्शा रहे हैं। कौन से, ऑप्शन सी वाला, असली को छोड़कर अन्य सभी जो आपके हैं, वो अन्य सभी का विच्छेद संभव है। शाबाशी और इसके बाद मतलबी और आपका किताबी, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो आपका सी वाला होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन दिया गया है ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और सरस्वती। चलिए इनमें से बताइए, इनमें से राइट क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्रह्मा, विष्णु, सरस्वती, महादेव। अब आप जब पक्का, हमें पता है कि आप लोग जवाब सरस्वती ही दोगे, है ना। आप लोग पक्का 100% जवाब सरस्वती ही दोगे। चलिए दीजिए भाई, जल्दी से जवाब दीजिए, इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका सी नंबर ही देने लगे। यहाँ पर देखो, सरस्वती को छोड़कर सभी सृष्टि के प्रमुख देवताएं हैं। मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया है, विष्णु ने भी सृष्टि को बनाया है, महादेव ने बनाया है। तो याद रखिए, सरस्वती को छोड़कर यहाँ पर ब्रह्मा और विष्णु और महादेव ने सृष्टि का निर्माण किया है, इस कारण से होगा। ठीक है, और क्या, सी तो सही है ही है, उसमें क्या हम थोड़ा मना कर रहे हैं। चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन दिया गया है रोगी, चश्मा, दवाई और चिकित्सक। चलिए बताइए, यहाँ पर दिया है रोगी, चश्मा, दवाई और आपका चिकित्सक, इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। देखिए यहाँ पर जो आपका बी नंबर है चश्मा, चश्मा को छोड़कर अन्य सभी रोग से संबंधित हैं। रोगी रोग से है, दवाई भी रोग से है, चिकित्सक भी है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बाल, जूड़ा, केस और आपका परांदी,
इनमें से बताइए कि आपका डिफरेंस क्या दिया है। कह रहा है बाल, जूड़ा, केस और आपका परांदी। चलिए अच्छा, हम अब तो डर गए। चलिए देखो यहाँ पर दिया गया है, कौन सा ऑप्शन बनेगा। अब आपको दिमाग में नहीं होता है कि परांदी होता क्या है। देखिए याद रखिएगा कि यहाँ पर जो केस सजाने की विधियां होती हैं, अर्थात यहाँ पर बाल को लोग बहुत प्रकार से स्टाइल से बांधते हैं। तो देखो यहाँ पर जो आपका दिया गया है ऑप्शन, आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, बाल। बाल इनसे क्या है, अलग है, लेकिन जूड़ा, केस और परांदी ये बाल सजाने की क्या है, विधियां हैं। नए नए तरीके के फैशन है। कोई लोग दो बाल यहाँ पर क्या करता है, बगल से निकाल लेता है आंखों के, है ना। कोई लोग जूड़ा ऐसे बांधते हैं, कोई लोग जूड़ा वैसे बांधते हैं। तो ये जूड़ा, केस, परांदी ये बांधने के तरीके हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है। सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय पूछा गया है। संप्रदाय कुछ क्वेश्चन हजम नहीं हो रहा है भाई, ये क्वेश्चन हजम नहीं हो रहा है। सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय, वक्रोक्त, अलंकार, रस, रीति, यहाँ पर बताइए क्या हो सकता है भाई। चलिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है भाई, रस को कहेंगे। देखिए यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा कि सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय यहाँ पर रस है। ठीक है, क्या है, रस है। इसका ऑप्शन आपका सी नंबर ही राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर याद रखिए, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, रस हो जाएगा, रस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, रस के अंग बताइएगा। रस के जो अंग होते हैं वो कितने होते हैं। रस के अंग जो होते हैं वो कितने होते हैं। यहाँ पर देखिए हमने बताया था रस के आपके अंग होते हैं कितने, चार होते हैं। कितने होते हैं, चार होते हैं। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब ये जो चार होते हैं क्या होते हैं, तो एक तो होता है स्थायी भाव। क्या होता है, स्थायी भाव होता है। दूसरा यहाँ पर विभाव होता है। क्या, विभाव होता है। तीसरा यहाँ पर अनुभाव होता है। क्या, अनुभाव होता है। और चौथा होता है संचारी भाव होता है। जब संचारी भाव की संख्या बताए पूछे तो आपको बताना है 33 होता है। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन पूछे कि 34वां नंबर का जो भाव है, ये संचारी भाव है, वो कौन सा है, तो 34वें नंबर का जो संचारी भाव होता है वो छल होता है। क्या होता है, छल होता है, जो कि कवि देव ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अरे क्या बोल रहे हैं, भेद पूछे तो बताना है 9। बिल्कुल सही है। अगर रस में भेद पूछ लेता है भैया, हाँ बिल्कुल सही है, अगर भेद पूछ लेता है तब आपको 9 बताना है। यहाँ पर अंग पूछा है तो अंग होते हैं 4, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और आपका संचारी भाव। ठीक है, चलिए बहुत होशियार हैं आप लोग, हमसे आगे आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, तो श्रृंगार रस के कितने होते हैं, दो ही तो होते हैं। एक होता है क्या, संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक तो हो गया संयोग, एक हो गया वियोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कौशिकी वृत्ति से संबंधित रस कौन सा है। कह रहा आपसे कौशिकी वृत्ति से संबंधित रस क्या है। नया क्वेश्चन मिले तो इसको नोट कर लीजिएगा। मतलब ये जो कौशिकी वृत्ति है, इसकी उत्पत्ति सामवेद से मानी गई है। किससे, सामवेद से मानी गई है कौशिकी वृत्ति। और ये आपकी श्रृंगार रस है। किससे है, तो आपकी श्रृंगार रस है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। शांत रस का स्थायी भाव पूछा गया है। तो भाई शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। यहाँ पर देखो उत्साह तो होता नहीं है, निर्वेद होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका निर्वेद हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर वीर रस का होता है क्या, उत्साह होता है। ठीक है ना। जुगुप्सा किसका होता है, चलिए जुगुप्सा मतलब जिसे बोलते हैं घृणा, है ना। और इसके बाद हम आते हैं कहाँ पर, अगले क्वेश्चन पर। शांत का निर्विद हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। कह रहा है एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति क्या सह सकती हैं। मतलब एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, है ना। और यहाँ पर प्रेम नारियां, किसी और पर प्रेम नारियां पति क्या सह सकती हैं, है ना। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पर होता है दृष्टांत अलंकार। ठीक है, यहाँ पर आंसर बनेगा ए नंबर, दृष्टांत अलंकार होता है। मतलब यहाँ पर दो तलवारें रहना वैसे ही असंभव है जैसा कि एक पति की दो नारियां, है ना। तो ऐसी स्थिति में अनुरक्त रहती हैं, सहन नहीं कर पाती हैं। तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जहां अनेक वर्गों की आवृत्ति केवल एक बार होती है, वहां आपको बताना है क्या होता है। यहाँ पर वर्ण हो जाएगा। जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है, ठीक है, अनेक वर्णों की आवृत्ति सिर्फ एक बार होती है, वो कौन सा होता है। यहाँ पर अनेक व्यंजनों की आवृत्ति ये कह सकते हैं तो 6 का अनुप्रास,
यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार को जो भाग होता है कौन सा, यहाँ पर 6 का हो जाएगा। जहां अनेक वर्ण दिए हैं ना उनकी आवृत्ति केवल एक बार हो, यहाँ पर 6 का हो जाएगा। अगर यहाँ पर होता कि शब्द एक होता है अर्थ अनेक हो जाते हैं तब श्लेष अलंकार हो जाता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जहां एक व्यंजन की आवृत्ति या अनेक बार हो वहां कौन सा होता है। यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है आपसे जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां कौन सा अलंकार होता है। तो यहाँ पर अलंकार क्या होता है, वही वृत्तानुप्रास, इसका भी ऑप्शन बनेगा क्या, वृत्तानुप्रास, इसका भी ऑप्शन वही आपका हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए झुके कुल सो जल परसन हित महु सुहाए, इसमें अलंकार क्या है। चलिए अब यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या बनेगा। अब यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से भी क्या हो जाएगा, वृत्तानुप्रास, इसका भी आंसर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। देखो अनुप्रास अलंकार का ये भी क्या है, एक पार्ट है, अर्थात अनुप्रास अलंकार के जितने भी उदाहरण बन सकते थे आज यहाँ पर बन गए हैं वृत्तानुप्रास। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कह रहा है तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तो प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, इसमें से अलंकार पूछा गया है। तो देखो एक ही शब्द है ना, एक ही शब्द है, इसको कई रूपों में बखान किया गया है, तो इसको बोलते हैं उल्लेख अलंकार। क्या बोलते हैं, उल्लेख अलंकार। इसका ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा जब एक ही शब्द दिया है उसको अनेक अर्थ में यहाँ पर बताया जाता है तो उसका उल्लेख अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है, संयुक्त वाक्य इनमें से कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर संयुक्त वाक्य की पहचान हमने आपको बताया भी है, अगर आपको पहचान याद हो तो बताइए। संयुक्त वाक्य जिसमें दो वाक्य नजर आ रहे हों और वो वाक्य और से जुड़ा भी होता है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी वाला हो जाएगा कि संयुक्त वाक्य में और जो होता है क्या, कंजंक्शन होता है जो जुड़ा होता है, ऑप्शन बनेगा क्या, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का चयन करिए। चलिए यहाँ पर चयन करिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है संयुक्त वाक्य पूछा गया है, ना एक ठीक है ना दूसरा, दोनों में से एक कोई काम पूरा नहीं हुआ, दरवाजा बंद कर दो, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखो यहाँ पर जो दिया गया है, ना एक ठीक है ना दूसरा, इसका ऑप्शन ए वाला राइट हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ना एक ठीक है ना दूसरा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए वाला बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में पहचान क्या बनेगा, तो मिश्र वाक्य की पहचान देखो हमने बताया था, बस आपको पहचान ढूंढना है। अगर आपने पढ़ा होगा पहचान तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर की लगा हुआ है ना, और की किस में लगता है, मिश्र में लगता है। अधिकतर सेंटेंस पढ़ा होगा, अगर और आ जाता है और तो वो हो जाता है संयुक्त वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है। अगर की आ जाता है वो आपका मिश्र वाक्य होता है, यही पहचान होती है। ठीक है, अगर इस टॉपिक को आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, 5 मिनट में पूरा रट जाएगी इसकी परिभाषा, है ना, और इसके बाद कभी गलती नहीं होंगी और 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं। अगला दिया गया निम्न साधारण वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। यहाँ पर देखिए ये है साधारण वाक्य है, शक्तिशाली की चलती है, अब इसे मिश्र वाक्य में पूछा गया है, तो भैया आप ही बताइए मिश्र वाक्य में आप क्या कर सकते हैं। देखिए कह रहा है वह शक्तिशाली है, और तो नहीं लग सकते हैं क्योंकि मिश्र वाक्य पूछा गया है, और तो लग ही नहीं सकता क्योंकि मिश्र वाक्य पूछा गया है। जो शक्तिशाली होता है उसी की चलती, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। क्या बनेगा, बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि जो शब्द होता है ना, और की शब्द होता है, ये आपके मिश्र वाक्य में ही होते हैं, ऑप्शन इसका बी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि यदि वह आता तो मैं चला जाता, वाक्य बताना है कैसा है। यदि वह आता तो मैं चला जाता, यहाँ पर बताइए कि कौन सा वाक्य दिया गया है। चलिए यदि वह आता तो, है ना, यहाँ पर संकेत की बात हो रही है, संकेत हो रहा है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। यदि वह आता तो मैं चला जाता, यहाँ पर संकेत ही तो होगा, संधि तो है नहीं है, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है चलचित्र समाज को करते हैं। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है चलचित्र समाज को करते हैं, क्या करते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, चलचित्र समाज को हानि पहुंचाते हैं, उपेक्षित करते हैं, गुमराह करते हैं, या पतनोन्मुख करते हैं। तो इसका ऑप्शन भरा जाएगा, यहाँ पर सी नंबर भरा जाएगा। नोट कर लीजिएगा कि जो चलचित्र होते हैं अर्थात जो टीवी वगैरह होते हैं ना, यहाँ पर चलचित्र समाज को गुमराह करते हैं, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आज मैं अपने मित्र के आने की कर रहा हूँ, तो आने की इच्छा कर रहा हूँ, इच्छा तो बनेगा नहीं, इच्छा तो नहीं बन सकता है, प्रतीक्षा जरूर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, आज मैं अपने मित्र के आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मेरी समझ में नहीं आता कि यह बात तुम्हें जानना क्यों है ना, जानना है,
तो यहाँ पर कर सकते हैं जानना आवश्यक क्यों है। देखिए मेरी समझ में नहीं आता है कि यह बात तुम्हें जानना क्यों आवश्यक है। ऑप्शन सी हो जाएगा क्यों आवश्यक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रकृति में वायु प्रदूषण को कम करने वाली स्वतः होती रहती हैं, तो कम करने वाली क्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा कि प्रकृति में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया स्वतः होती रहती हैं। ऑप्शन बनेगा आपका क्या, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे मैं रवि के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। क्या बनेंगे, समर्थन करता हूं या अनुमोदन करता हूं। देख लेते हैं, पहले सेंटेंस पढ़ेंगे तभी हम लोग कह सकते हैं समर्थन होगा या अनुमोदन होगा। देखो दिया गया है, मैं रवि के प्रस्ताव का करता हूं और चाहता हूं कि इसे सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए। तो इसका मतलब आपका यहां पर भरा जाएगा सी नंबर, अनुमोदन भरा जाएगा। क्या, अनुमोदन भरा जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस यहां पर देखें, इसे सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए। जब विचार में होता है तो अनुमोदन होता है ना। यहां पर आंसर क्या बनेगा, सी नंबर है, अनुमोदन इसका राइट किया जाएगा। ठीक है ना। जब प्रस्ताव पारित होता है या प्रस्ताव रखा जाता है किसी के सामने तो उसे अनुमोदन कहेंगे। ठीक है, किसका किसका मत उसमें से हो रहा है तो अनुमोदन इसमें से कहेंगे, सी नंबर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है। एकलव्य नामक कृति के लेखक इनमें से कौन है। एकलव्य नामक जो कृति के लेखक है वो आपके कौन है, ये है आपके राम कुमार वर्मा। क्या है, राम कुमार वर्मा। इसका ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, राम कुमार वर्मा हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अंगद पैज की रचना किसने की। अंगद पैज की जो रचना किया वो किसने किया। अंगद पैज और एक रचना और थी भरत मिलाप। ठीक है, अगर ये नहीं याद है तो आपको याद कर लीजिए, भरत मिलाप। भरत मिलाप भी इन्हीं की रचना है, अंगद पैज और भरत मिलाप जो रचना है इन्हीं की है। किनकी है, तो ईश्वर की महिमा है, अर्थात ईश्वर दास इसका बनेगा। ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, ईश्वर दास हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिएगा कि अंगद पैज और भरत मिलाप ईश्वर की महिमा है, ईश्वर दास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ध्रुव चरित के रचयिता कौन है। ध्रुव चरित के रचयिता कौन है। ध्रुव चरित के रचयिता है आपके नरोत्तम दास। कौन है, नरोत्तम दास। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, नरोत्तम दास बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दलित साहित्य के चर्चित लेखक कौन है। दलित साहित्य के चर्चित लेखक इनमें से कौन है। 99 का अगर ऐसे हिंदी साहित्य के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो समझो बिल्कुल आप पूरी तरीके से मतलब परिपक्व हो चुके हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि एग्जाम में आप नंबर 1 आ सकते हैं। दलित साहित्य के चर्चित लेखक यहाँ पर बनेगा सी नंबर, ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि, इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है, यहाँ पर आंसर क्या है। तो देखो ये पुस्तक लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। यहाँ पर भी आंसर क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ओम। ठीक है। एक क्वेश्चन होता है जूठन। क्या है, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, जूठन किसकी रचना है। जूठन किसकी रचना है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जिन लोगों ने यहाँ पर 99 का जवाब, 100 का जवाब या 95 से लेकर 100 तक पूरे सही जवाब दिए हैं, वो लोग इस प्रश्न का जवाब भी सही दे सकते हैं कि जूठन किसकी रचना है। वैसे ये आत्मकथा है, याद रखिए जूठन जो आपकी है वो आत्मकथा है। और किसकी आत्मकथा है इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग सब लोग दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, गुड नाइट सभी को, टेक केयर।